ओके, सो वेलकम टू ट्रेजर्स ऑफ माय पैलेट। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अलग अलग कलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं और जो चीज़ें हमारे सामने अक्सर नहीं होती है हम वो अपने ऑडियंस के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप एवरीबडी एंजॉयज द सेशन टुडे एंड वी हैव मेनी मोर इवेंट्स कमिंग अप इन द फ्यूचर। तो नरेश गुप्ता सर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कलाकार है जो शुरुआत से उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है और बहुत अलग अलग चीज़ें की है, प्लस आर्ट तो उनके क्षेत्र में था ही और वो बिल्कुल करते रहे हैं। एंड ही ग्रेजुएटेड विद अ बीकॉम डिग्री, बट उनकी आर्टिस्टिक पुल जो थी उसी के लिए उन्होंने अपना करियर आर्ट को डेडिकेट किया है। एंड वो ही इज बिन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट मतलब 2 डेकेड से ऑलमोस्ट 20 साल हो गए उनको आर्ट सिखाते हुए। एंड बहुत सारे एग्जीबिशंस की उन्होंने पंचतत्व आर्ट एग्जीबिशन के नाम पे। तो वेरी वेरी वार्म वेलकम सर आपके शेयरिंग्स के लिए आज। थैंक्स बेटा। रही बात पेंटिंग का, वो सोचने के लिए तो कई बार जो सबसे पहले तो जो मेरे मन के अंदर चल रहा होता है, मन के अंदर क्या चलता है जो हमारे आसपास या हमारे जीवन में घट रहा होता है, उसी से ही जो भी थॉट निकले हमारे मन में, जो भावनाएं चलती हैं हमारे अंदर, आप किसी भी तरीके की हो सकती हैं, उनके जरिए निकाल करके वो निकालती हैं और अपने जरिए फिर उनको मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो सर हम और जानना चाहेंगे आपके आर्ट प्रोसेस को कि आप स्टार्ट कैसे करते हो, आपका आइडिएशन प्रोसेस। जैसे आपने अभी बोला कि आप आसपास जो होता है उसी से काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन मिलती है हम लोग को, तो उससे जाके फिर आर्ट को अपने थ्रू एक्सप्रेस करना और फिर कैनवस पे लेके आना और फिर कंप्लीट करना, वो पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी और हम कुछ पेंटिंग्स है सर की जो मैंने पीपीटी में डाली है, तो उसको हम 1 by 1 डिस्कस करके ब्रश स्ट्रोक्स को और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोसेस दिखाई है मैंने, ये वराह अवतार, आपने एक सुना होगा, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक था, तो उनमें वो दिखाया है। लेकिन वराह भी कैसे हुए, उनको भी, जो भगवान विष्णु है उनको भी शक्ति की आवश्यकता होती है, बगैर शिव के, यानी कोई भी जो वो होता है ना कि बगैर, भगवान भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी उन्हें, जैसे कह सकते हैं आदि शक्ति, आदि माया कहते हैं, योग माया, भगवान विष्णु को योग माया कहते हैं। तो उनकी उस माया के थ्रू उन्होंने अपना, जब पृथ्वी को बचाने के लिए जब राक्षस ने छुपा दिया था पाताल के गर्त में उसको, तो उनने अपना ये बड़ा रूप धारण किया था। तो उससे लेकर के जो योग माया जो दिखाने की कोशिश की है मैंने, ये जो नीचे ग्लोब आपको जैसे नजर आ रहा है, उनपे योग माया को दिखाने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी शक्ति से कैसे फिर वो बराह का रूप धारण किया उसको दिखाने की कोशिश की है, जो काफी उग्र था जो दिखाया गया मैंने। तो इसी तरीके से कलर भी उसी तरीके से लिए है मैंने, थोड़े उग्र कलर लिए, वार्म कलर लिए हैं इसमें मैंने। एक्चुअली मैंने मार्बल टेक्सचर यूज किया है बना करके, जो कि हम यूज करते हैं ऑयल पेंट्स के थ्रू। ऑयल और मार्बल टेक्सचर, मार्बल पेंटिंग के बारे में शायद बहुत लोग जानते होंगे आप सभी में से। उसमें से टेक्सचर निकाला मैंने। उस टेक्सचर को भी निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप उसको किस तरीके का चाहते हैं। मुझे कुछ वे भी चाहिए था इसमें जो पावर को फ्लो में दिखाते हुए दिखाई दे सके, तो उसको मैंने उस तरीके से निकाला। देन उसी फ्लो में ब्रश को मैंने, जो फ्लो आया मार्बल में नेचुरली आता है, हम उसमें कंट्रोल नहीं होता हमारा कि वो कहाँ पे जाने वाला है कहाँ नहीं, तो उसी फ्लो में मैंने अपने उस थॉट को उसमें उतारने की कोशिश की है। मतलब मैंने ये कोई पहले से सोचे हुए ब्रश स्ट्रोक्स नहीं थे, ये जिस फ्लो में मार्बल में टेक्सचर आया उसी फ्लो में और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने ये स्ट्रोक्स यूज किए थे। मार्बल टेक्सचर लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टब होता है, जिस साइज का भी हमें चाहिए हो, जिस साइज में चाहिए हो, तो उससे बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं,
ऑयल पेंट्स जो है डाल देते हैं, घोल करके थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके। उसमें डालने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो पेंटिंग मैंने पेपर में टेक्सचर लिया हुआ है, हम चाहें तो इसको कैनवस में भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको पेपर में लिया हुआ है। उसके थ्रू उस पेंट पे टब में उसको डिप करना होता है इस तरीके से कि एक तरफ से आप डालते जाइए, दूसरी तरफ से निकालते जाइए, तो इस तरीके का टेक्सचर आएगा। अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर शीट रख देते हैं देन वो डिफरेंट टेक्सचर आएगा। तो इस पेंटिंग के लिए जो मैंने यूज़ किया है, एक तरफ से डिप किया एंड दूसरी तरफ से निकालता चला गया, तो इस तरीके से ये फ्लो वाला टेक्सचर आया है। बेटा ये जो जिसमें टेक्सचर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि कहाँ पे क्या पहुँचने वाला है। सेट करने का जो ये पेंटिंग में पेपर में टेक्सचर आया, कॉर्नर में आप ये देख रहे हो जिसपे योग माया बैठाई हुई है मैंने, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये ऐसा बना कि ये कोई अपने एक गोल सर्कल ग्लोब या अर्थ का कुछ ऐसा कुछ नजर आया, यहाँ पे नजर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया। ऊपर जो टेक्सचर था मैंने देखा कि उस तरीके का कुछ बन रहा है उसमें, तो उसी को मैंने फॉर्म किया। अब जैसे आप देख रहे हो कि फॉरहेड के पास स्ट्रोक्स मैंने अपने आप दिए हैं, फॉरहेड में आप देख पा रहे होगे इस जगह पे रेड स्ट्रोक्स दिए हैं, ये ब्रश से दिए हुए हैं, बट इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हो ये फ्लो नेचुरली आया हुआ है। तो इसको देख करके, और नीचे वो स्पेस डार्कर टोन ऑलरेडी थी जो टेक्सचर आया हुआ था, तो उसको ईयर के थ्रू और फिर उसको अपने बड़ा का, जिसको हम पिग बोलते हैं, पिग भी बोलते हैं अभी इंग्लिश में, उसको बनाने के उसमें फिर बेटा उसको वहाँ नजर आ रहा था तो मैंने उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया, और जो योग माया दिखा दिया जो अपनी योग शक्ति से उनको बना रही है। कि बेटा पहले से सोचा हुआ नहीं होता है ये कि कहाँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो मैंने डिसाइड किया। जो मेरा टेक्सचर आया, मुझे ये पता था कि क्या बनाना है, बट कैसे बनाना है ये नहीं पता था। वो उस समय पर ही सोच समझ करके कि कहाँ क्या किया जा सकता है और उसको विजुलाइज करूँ, उसके लिए फिर मैंने बेटा उस तरीके से किया। ये दिखाया है मैंने आदि शक्ति, जो कोई ना कोई ताकत है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स को चला रही है। वो कोई ना कोई शक्ति है जो चला रही है, जिसको हम आदि शक्ति बोलते हैं। आदि मतलब शुरुआत से जो शक्ति विराजमान है, जो पहले भी थी, अब भी है और शायद आगे भी रहेगी। उसको, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का चेहरा देने की कोशिश की। हालांकि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, वो किसी भी फॉर्म में हर जगह अवेलेबल होती है। हम मनुष्य हैं तो मैंने उसको मनुष्य की तरह उनको मनुष्य का चेहरा देने की कोशिश की है। और हमारे अपनी हिंदू संस्कृति में माना ही जाता है, आदि शक्ति को सर्वोपरि माना जाता है, शक्ति को सारे काम करने की, तो उन्हीं को करने की कोशिश की है बेटा मैंने। और सर इसकी टेक्निकलिटीज़ पे अगर हम आते हैं तो इसका जो रंग है, उसका जो टेक्सचर है, आपने इसको कैसे बनाया? बेटा ये सेम उसी मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन के द्वारा ही बनाई हुई पेंटिंग, इसमें भी मार्बल टेक्सचर यूज़ किया है मैंने, मार्बलिंग की है। देन उसके बाद उसमें मैंने उतारा। ये जो आप फेस के पास देख रहे हो, आंखों के नीचे, नोज पे, और ये जो नक बनाई हुई है इनकी, इनमें देने के लिए ब्रश स्ट्रोक्स है। बाकी नेचुरली आया हुआ है ये टेक्सचर बना करके, उसको थोड़ा और विजुलाइज करके, क्लियर नहीं होता है ये, तो ब्रशेस से उनको जो टेक्सचर को और क्लियर किया जाता है। देन उस पर फिर मैंने आदि शक्ति माँ को उभारने की कोशिश की है बेटा। तो इस पॉइंट पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे, कि जैसे हम जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो कभी पॉजिटिव स्पेस होता है, कभी नेगेटिव स्पेस होता है, तो क्या आप थोड़ा हमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के बारे में बता सकते हैं? और अगर नेगेटिव स्पेस है तो हम उसको आर्टिस्टिकली कैसे फुलफिल कर सकते हैं और उसको फिल कैसे कर सकते हैं? कई बार ऐसे, जो अगर मार्बल टेक्सचर की बात लेकर, तो ऐसा स्पेस आ जाता है जो हमें उस पेंटिंग में नहीं चाहिए। तो उसका टॉपिक कई बार क्या होता है, जब हमारे दिमाग में चल रहा होता है तो उस टेक्सचर को उस जगह पे फिल करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई करेक्टर आसपास कुछ ऐसा जरूर रहा होता है जो उसको हम नेगेटिव वे में भी, हर चीज पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव नहीं नजर आती है, किसी सिक्के के दो पहलू आप मान के जा सकते हो। तो उसी में उसको हम उसी तरीके से, जो अगर नेगेटिव कलर्स भी आ गए हैं उस तरफ से करने, जो पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहे हैं, तो उनमें नेगेटिविटी भी जो दिखाना चाह रहे हैं हम, तो उस एरिया में उसको डिसाइड करके उसमें प्लेस कर सकते हैं बेटा, उस जगह पे पेंट कर सकते हैं उसको। तो सर इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए, इसके टेक्सचर एंड इसके बैकड्रॉप, एंड उसके बाद जो गौतम बुद्धा का आपने
फेस बनाया है, टेक्सचर्स हाँ बनाए, जी, हाँ जी, उसके अलग अलग फीचर्स हैं, तो आप हाँ थोड़ा जी। उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। बेटा इसमें मैंने पोर टेक्निक यूज़ की है। पोर पेंटिंग आई थिंक सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा। पोर कलर क्या होता है कि मैंने इसमें एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किए हैं और पोर किया जाता है अलग अलग कलर लेकर के, जगह जगह पे डाल दिए जाते हैं, देन फ्लो करके पोर करके यहाँ वहाँ टेक्सचर बनाया जाता है। तो उस तरीके से टेक्सचर बनाया मैंने इसमें। और जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको माइथोलॉजी में मेरी काफ़ी रुचि रहती है, तो मेरी सारी जो अपनी क्रिएशंस होती हैं उसी से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें भी बुद्धा को दिखाया। हालांकि ये जो कलर हैं इसमें बुद्धा के, इसमें कूल एंड वार्म दोनों कलर का मिक्सचर है। कई बार हालांकि बुद्ध जी ने हमें हमेशा शांति का उद्देश्य दिया, उन्होंने शांति का उपदेश दिया है हमेशा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मार्शल आर्ट्स का भी ज्ञान दिया है। जी, और इस पॉइंट पे मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोग डिस्कस, पहले आपने बताया कि प्राइमरी कलर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पेंटिंग के लिए, और उसी हिसाब से सेकेंडरी कलर्स भी होता है जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स बिल्कुल। करके बनाया जाता है। तो आप उसको कितना इम्पोर्टेंस, महत्व देते हैं अपनी पेंटिंग्स पे, और आप प्राइमरी कलर्स या सेकेंडरी कलर्स स्पेसिफिकली चूज करते हैं, या आपको जो लगता है उस टाइम पे फिक्स बेटर होगा उस पेंटिंग पे, आप वैसे करते हैं? तो आप थोड़ा अपने कलर्स के बारे में बताइए। बेटा एक्चुअली कलर्स तो जैसे मैं बता, प्राइमरी कलर ही है। कलर्स तो ओनली 3 हैं नेचर में, केवल 3 कलर है, तो फोकस तो उसी पे रहता है। उस पे आपको जाना है कि कूल पे जाना है या वार्म पे जाना है, यानी कि ठंडे कलर्स में जाना है आपको या गर्म कलर्स में जाना है आपको। तो आप जिस तरीके का आपको जब आप सेकेंडरी कलर निकलेंगे, अगर आप ब्लू से लेकर के उसको ब्लू येलो या ब्लू रेड को लेकर बनाएंगे तो डिफरेंट कूल कलर निकलेंगे। प्लस न्यूट्रल ऐड होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक जो होते हैं ना, अगर ब्लैक ऐड करेंगे देन वार्म की तरफ चले जाओगे आप। अगर व्हाइट यूज करोगे देन आपकी कूल कलर्स की तरफ आते जाते हैं। तो बगैर प्राइमरी कलर्स और न्यूट्रल कलर के बेटा ना तो सेकेंडरी को इमेजिन कर सकते हैं और ना ही टर्टियरी कलर्स को इमेजिन कर सकते हैं। प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर है, उन्हीं के थ्रू सारे कलर्स बनते हैं बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर हैं तीनों प्राइमरी कलर, इन्हीं के थ्रू हम सारा अपना करते हैं। जी, और अभी जैसे हम थोड़ा स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाइट और ब्लैक जो न्यूट्रल कलर्स है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आप हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे कि वाइट और ब्लैक कैसे इम्पोर्टेंट होता है एंड उसकी इफेक्ट अपने लाइफ में भी कितनी होती है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी बेटा, ब्लैक एंड वाइट एक्चुअली अपनी केमिस्ट्री में भी अगर आपने पढ़ा होगा बेटा कि ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं है, उनको हम रंगों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो रंग है ही नहीं। ब्लैक जो है क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट है आपका। वाइट क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो भी आप देखते हो ना, वाइट जो है अगर लाइट है तब वाइट है, अगर ब्लैक है देन देयर इज नो कलर कोई कलर ही नहीं है। तो अगर कलर आपको कोई देखने हैं देन आपको वाइट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या होता है कि वाइट आप कह सकते हो कि पॉजिटिव एनर्जी, शांति का कलर बोल सकते हो। आपको ब्लैक जो कह सकते हो डार्क एनर्जी कह सकते हो, आप नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हो आप उसको। तो ब्लैक एंड वाइट तीनों प्राइमरी कलर में इतना रोल अपना निभाते हैं, इतना वो निभाते हैं बेटा। अगर आप ब्लैक की तरफ बढ़ते जाएंगे देन आप वार्म होते जाएंगे, वार्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, व्हाइट की तरफ आते जाएंगे देन कूल। इवन आप मानो, ये मान के चलो, आप मान लो रेड है जो वार्म कलर में आता है, लेकिन अगर आप व्हाइट के साथ मिक्स करते करते जाते हो देन आप कूल में पहुंच जाओगे। आपके पास पिंक आ जाएगा, बेबी पिंक आ जाएगा, लाइट पिंक आ जाएगा। तो क्या होता है, शांत हो, ठंडे शांत होते चले जाते हो आप। और ब्लैक की तरफ बढ़ते जाओगे देन आप एग्रेसिव, गुस्से वाले वो होते जाओ, वार्म वार्म होते जाओगे। तो कलर्स की भी अपनी अपनी प्रकृति होती है, जो गुस्सा दर्शाते हैं, शांति दर्शाते हैं, समृद्धि दर्शाते हैं। अलग अलग हर कलर की अपनी नेचर होती है बेटा। होता क्या है ना, कहते हैं कि कला समाज का दर्पण है। उस समय की आप कला को, किसी भी समय की आप आर्ट को एक्सप्लोर कीजिए, उस समय सोसाइटी में क्या चल रहा था वो आपको देखने को मिल जाएगा। इवन आपको हिस्ट्री में गलत लिखा हुआ मिल सकता है। कई लोग जो एम्पायर होते थे पहले, वो अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखवाते थे। तो साहित्य और कला, यानी कि जो भी लिटरेचर होता है उस समय की, जो लोकल, नॉट जो रूल कर रहे होते हैं उनके, उसके नहीं, जो लोकल आपके होते थे, लोकल कलाकार जो
यानी कि जो शासन से अलग होकर के जो होते हैं, उनको देख कर के आप देखो उस समय की समाज की स्थिति का पता चलता है। वो जो देखते हैं वो पेंट करने की कोशिश करते हैं, वो जिस समाज में रहते हैं उसको लिखने की कोशिश करते हैं, उस तरीके की कहानियाँ बनती हैं, उस तरीके की कलाकृतियों का निर्माण होता है। तो बेटा उसको समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कला समाज का दर्पण है, देन कलाकार भी उसी का ही हिस्सा है। कला तो अपने आप में है ही सर्वोच्च, अब उसको अपने में डालने की कलाकार कोशिश करता है, उसी के थ्रू निकालने की बेटा, जो सोच रहा होता है, जिसको जी रहा होता है। तो उसको प्रोसेस को समझना, तो उसके थॉट को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कोई पेंटिंग आपको अच्छी लगे, अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी उसमें मैसेज बहुत क्लियर होता है। थोड़ा आर्ट एजुकेशन के बारे में पूछते हैं सर से कि सर आपको जो अभी फ़िलहाल हमारा आर्ट एजुकेशन है उसको हम अपने बच्चों पे या जो बच्चे हैं अभी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनको आर्ट करना और उनके लिए आर्ट जो है सीखना आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है और कितना हमको ये इम्बाइब करना चाहिए अपने जो आसपास के लोग हैं उनमें? बेटा एक्चुअली होता क्या कि जब हमारे समय में था, तो उस समय पे आर्ट की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती थी। इवन मेरे पेरेंट्स भी कहते थे जब मैं कुछ करता रहता था, ये क्या कर रहे हो आप? फालतू में पेंसिल चलाते रहते हो, ये करते हो, और ये काम नहीं, पढ़ाई-लिखाई करो। उस समय पे तो कोई आर्ट को मतलब ही नहीं, कहते बेकार का काम है, इसको करो, छोड़ो नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे आप? ये सोच होती थी उस समय पे। बट हाँ, आज के समय में जो हम ले रहे हैं, बच्चों को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है आर्ट को, काफ़ी हद तक कि स्कूल में हर सब्जेक्ट में आप हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, आर्ट है जो उसमें तो है, ये ड्राइंग सब में यूज़ करवाते हैं। ये बहुत अच्छा सिंबल है, हमें इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें क्लास उसके बाद मिलता है, 9th या 10th में ही मिलता है अगर हम देखते हैं आर्ट का। तो इसको एज़ इट इज़ आगे बढ़ाने के लिए इतना इम्पोर्टेंस तो नहीं दिया जाता है, स्कूल्स में भी दिया जाता है, बट जो और अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता, जो मिलने की ज़रूरत है इनको स्कूलों में भी। और हमें अपने बच्चों को भी रोकना नहीं चाहिए अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो। ज़रूरी नहीं है कि हम इससे अपना जीवन हालाँकि इससे प्रोफ़ेशन ही बनाएँ आप इसको। कई बार आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाते हैं तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है, आर्ट कोई भी हो सकती है आर्ट। आपका ये पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, इवन आपके मार्शल आर्ट्स हो गए, कुछ भी, गेम्स हो गए, जो भी हो गए। ये सारी आर्ट्स कई बार स्ट्रेस बस्टर्स का काम करते हैं, तो हमें बच्चों को किसी भी आर्ट फॉर्म में जाने के लिए कभी भी अगर वो करना उनकी रुचि नज़र आती है, तो उनको हमेशा प्रोत्साहित ही करना चाहिए। कभी उनको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, ये कोई किसी काम की चीज़ नहीं है। हाँ, इसके साथ-साथ हमें अपनी एजुकेशन जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसको भी इग्नोर नहीं करना है, बट साथ-साथ हमें इसको भी लेके चलना पड़ेगा कि इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें।